नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डुअलिज्म और डाइकोटोमी पर बात करेंगे। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में जब पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी को हमने पढ़ा, तो उस समय हमने डुअलिज्म को थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, तो डुअलिज्म का शाब्दिक अर्थ हम समझें, पहले डुअलिज्म को देखें। तो डुअलिज्म का मीन होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना या किसी भी सब्जेक्ट में विभाजन करके उसको स्टडी करना, या हम कहें कि एक सब्जेक्ट है और उसको हमने दो सेपरेट सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद दोनों की अप्रोच जो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो अलग होता है। उसी दृष्टिकोण के चलते हुए सब्जेक्ट एक है, लेकिन उसी का हमने विभाजन करके अध्ययन प्रारंभ किया है, उसी को डुअलिज्म कहेंगे। तो भूगोल में डुअलिज्म या द्वित्ववाद हिंदी में कहते हैं। भूगोल में द्वैतवाद प्रारंभ हुआ है 17th सेंचुरी से, जब बर्नहार्ड वारेनियस ने 17th सेंचुरी में ज्योग्राफी को टू सेपरेट सब्जेक्ट में डिवाइड किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के रूप में भूगोल को दो भागों में विभाजित करके स्टडी करना प्रारंभ किया। वहीं से स्टार्ट हुआ भूगोल में विभाजन का क्रम। ठीक है, आगे चलकर फिर ऐतिहासिक बनाम समकालिक भूगोल, या हम कहें कि हिस्टोरिकल या कंटेम्परेरी ज्योग्राफी या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इसी के साथ में फेज आकर के इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच से पढ़ते हुए आगे सब्जेक्ट का सेपरेशन ही होता गया है। क्लियर है? तो डुअलिज्म की स्टार्टिंग है वो 17th सेंचुरी से हुई। उसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, डाइकोटोमीज। अब ये डाइकोटोमीज होती हैं द्वंद्ववाद। ठीक है, डाइकोटोमी मतलब उसी सब्जेक्ट का जब विभाजन हुआ है। हम तो अपने सब्जेक्ट का लेके चले, ज्योग्राफी में जो विभाजन हुआ है, उसी विभाजित सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट था उसका विभाजन हुआ है। उसी विभाजन में कौन सा सब्जेक्ट, विभाजन के बाद में जो हमने टू सेपरेट सब्जेक्ट बनाए हैं, उनमें से कौन सा सुपीरियर है। ठीक है, उसी क्रम में दो पर्सपेक्टिव से हम उसी सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं। वहीं पर दो विभाजन की विभाजित सब्जेक्ट में सुपीरियर कौन है, ये है डाइकोटोमी। दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, डुअलिज्म क्या है और डाइकोटोमी क्या है। तो चलिए अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। वही डेफिनेशन है कि द्वंद्ववाद क्या है। तो द्वंद्ववाद दो चीजों के बीच विरोधाभास है। ठीक है, कंट्रोवर्सी है दो थॉट्स के बीच में, दो थ्योरीज के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, उसी को हम द्वंद्ववाद कहते हैं या डाइकोटोमी कहते हैं। जब दो विचार हो, विशेषकर दो विरोधी विचार जो बिल्कुल ही दो ऑपोजिट थॉट्स रखते हों। ठीक है, जैसे गरम दल नरम दल की हम बात सुनते हैं कि गरम दल के नेता थे, वो एक अपनी अलग कंसेप्ट, अपने अलग विचारधारा के साथ में युद्ध में विश्वास रखते थे। ठीक है, और नरम दल वाले हैं वो कॉम्प्रोमाइज में, या हम कहें कि अपना एक शांतिपूर्वक विचार रखकर अपने विचार है वो प्रकट करना चाहते थे। तो उसी प्रकार से जैसे दो ऑपोजिट थॉट्स होते हैं, जैसे युद्ध हुआ या शांति है, प्रेम और घृणा है, वही डाइकोटोमी दो ऐसे विचार हैं या दो ऐसे थॉट्स हैं जो बिल्कुल सेपरेट। क्लियर है? और कंट्रास्ट है उन्हीं दोनों थिंग्स के बीच में। व्हेन देयर आर टू आइडियाज, स्पेशली टू opposite ideas like war and peace and love and hate. क्लियर? अब डुअलिज्म क्या होता है? भूगोल में डुअलिज्म भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसको हमने सेपरेट किया है। ठीक है, विषय के समानांतर सिद्धांतों को संदर्भित करता है, लेकिन दो अलग अलग रूपों में मौजूद होता है। एक ही विषय होता है, क्लियर है, लेकिन उसमें रूप उसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, पढ़ने के तरीके हैं वो अलग अलग
होते हैं। Dualism is in geography refer to parallel theories of the same subject but exist in two different forms। ठीक है, दो डिफरेंट फॉर्म्स में हम किस उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो डुअलिज्म कहलाता है। समझ गए होंगे अब इसका मीन डुअलिज्म का। अब देखिए डुअलिज्म और डाइकोटोमी दोनों में क्या अंतर है। तो डुअलिज्म डुअलिज्म का मीन है अनुशासन के भीतर अलग अलग या विपरीत सिद्धांतों या दृष्टिकोण के सह अस्तित्व से है। क्लियर है। एक हमारे पास सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का हमने पूरे डिसिप्लिन के साथ में, या हम कहें कि जैसे नॉर्मल वे से हम एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेपरेटली आप किसी एक समय विशेष में चल रहे विद्वान जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट में किसी भी पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो चाहे उसकी फिजिकल अप्रोच हो। क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का आपस में मतभेद नहीं होता है, तो वो डुअलिज्म है। ठीक है, और जब दोनों में सुपीरियरिटी की बात आ जाती है कि दो सब्जेक्ट हैं जो डिवाइडेड हो गए हैं, दोनों में ही सेम बात है कि दोनों में विभाजन होता है, लेकिन विभाजन के बाद इसमें सह अस्तित्व के साथ में दोनों ही विचारधाराएं हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं। ज्योग्राफी में जो हमारे दो मेथड है, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल अप्रोच है या एक हमारी फिजिकल एस्ट्रोनॉमिकल अप्रोच है, और एक हमारा लैंड वाला पार्ट पोर्शन है उसको स्टडी किया जा रहा है, या हम कहें कि ह्यूमन की स्टडी की जा रही है एक तरफ से, एस्ट्रोनॉमी या फिर फिजिकल फैक्टर की स्टडी की जा रही है। तो वहां पर दोनों में डाउट डिबेट नहीं होते हैं, या दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी इस प्रकार की नहीं होती है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी करे, ऐसा नहीं होता है। तो द्वैतवाद में दो सेपरेट पोर्शन होते हैं जिसमें दोनों एक सिस्टमेटिक स्टडी किए जाते रहते हैं, तो वो डुअलिज्म है। लेकिन अक्सर विचार या व्यवहार में अलगाव को उजागर करता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही जो हमने एक सब्जेक्ट का विभाजन किया है तो दोनों में ही विचारों में भिन्नता तो रहेगी, लेकिन एक विचार या एक विषय का विचार दूसरे विषय के विचार के ऊपर आपस में डिबेट नहीं होता है, ये डुअलिज्म। द्वैतवाद विपरीत लेकिन जरूरी नहीं कि विरोधी दृष्टिकोण जैसे फिजिकल बनाम ह्यूमन ज्योग्राफी के सह अस्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। अब ये वाला देखिए डाइकोटोमी, तो द्वंद्ववाद उसी प्रकार से विषय में विभाजन हो गया है, और उस विषय विभाजन के बाद विरोधाभास से है जिन्हें पूरी तरह से अलग और विरोधी माना जाता है। ठीक है, दोनों ही विचारों में कंट्रोवर्सी मिलेगी, और भूगोल में द्विविभाजन अक्सर उस तरीके से उत्पन्न होता है जिससे कोई स्पाशियल घटना को लेकर के समझा जा सकता है, और उसी से हम स्टडी कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पाशियल ऐसी घटना घटित तो हुई रहती है जिसके संबंध में, जैसे कोई भी एक वुमेन के अप्रोच लें आप, अर्बन एरिया को लें, तो उसी में जो निश्चयवाद संभववाद को आप ले सकते हैं। वहां पर देखिए कि जब दो विचारधाराएं हैं और दोनों ही एक दूसरी पर विपरीत जो डिबेट्स होते हैं, तो उस घटना के संबंध में दोनों ही विषय के समर्थक विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं, और उस डिबेट से जो विषय सुपीरियर बन के आता है वो द्वंद्ववाद से ही आता है। तो अक्सर भौगोलिक अवधारणाओं के अधिक ध्रुवीकरण या द्विधाधारी, ठीक है, द्विधाधारी पर्सपेक्टिव्स ऑफ अप्रोच दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं, जैसे ग्रामीण बनाम शहरी। ठीक है, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण बिल्डिंग्स, ठीक है, या गांव में कार्य या शहरी फंक्शनल सिस्टम, ठीक है, फॉर्मल रीजन इनफॉर्मल रीजन, इन सभी
की उत्पत्ति डाइकोटोमी से होती है या डाइकोटोमिक अप्रोच से इनकी स्टडी की जाती है। अब इस विभाजन के बाद में महत्व क्या है? इस विभाजन के बाद में क्या महत्व हमें देखने को मिलता है कि इस विभाजन से भी कोई फायदा है या इस विभाजन से नुकसान है? तो वही हम देख रहे हैं। फिजिकल जो थॉट्स हैं और पद्धति के विकास को समझने में ड्वालिज्म और डाइकोटोमी दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए बिना पढ़े कि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एक ही विषय को एक अप्रोच से पढ़ा जा रहा है तो वहां पर केवल एक पोर्शन ही क्लियर हो पाता है, ठीक है? तो अगर हमने डुअलिज्म के थ्रू या डाइकोटोमी के थ्रू हमने उस सब्जेक्ट का स्टडी किया है तो वहां के सारे ही भाग हैं वो कवर हो जाते हैं। क्लियर है? इस विषय को आकार देने वाली प्रमुख बहस, डिबेट जो होती हैं उनको हम उजागर करते हैं, ठीक है? वो हाईलाइट होती है। डिबेट के बाद में कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें निखार आता है। तो यह दर्शाते हुए कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोण और विचार सह अस्तित्व के साथ में रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी जो संघर्ष करते हैं, हालांकि कंटेम्परेरी ज्योग्राफी इस विभाजन को कम करने के प्रयास करती है। तो कंटेम्परेरी में या हम कहें समकालिक भूगोल में ऐसे एकीकृत दृष्टिकोण की खोज करता है जो भौतिक और मानवीय, मात्रात्मक, गुणात्मक, वैश्विक और स्थानीय दृष्टिकोण के बीच में अंतर संबंध दर्शाते हैं, ठीक है? तो जब ट्रेडिशनल पीरियड था, परंपरागत दृष्टि से भूगोल का स्टडी किया गया, उसके बाद हम कंटेम्परेरी ज्योग्राफी को देखें तो वहां पर जो डिवाइडेशन है उसको कम किया जाता है और एक अप्रोच को सभी पर अप्लाई किया जाता है, जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, ग्लोबल और स्पेशल अप्रोच, ये आपस में ही कोऑर्डिनेट करके या इंटर रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। भूगोल में जो विचारों की उत्पत्ति हुई है या थिंकर या चिंतन का विकास हुआ है, उसका इतिहास क्या रहा है? तो अर्ली हिस्ट्री, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। तो प्रारंभिक इतिहास, पहले फेज में जो डुअलिज्म प्रारंभ हुआ, उस डुअलिज्म का मेन कारण रहा एक्सप्लोरेशन, ठीक है? एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, नई नई खोजें किए जाना और वर्णनात्मक भूगोल, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। भूगोल को जब विस्तारित वर्णन किए जाने के लिए, भूगोल को जब वर्णनीय या क्षेत्रीय वर्णनीय, जिसको हम देखते हैं कांट के द्वारा या स्ट्रैबो के द्वारा क्षेत्र वर्णनीय, हार्टसोन या हेटनर के द्वारा जब वर्णनीय बनाया गया भूगोल को, वहां से और टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, खोज काल के बाद में भूगोल में डुअलिज्म या एक क्रांतिकारी फेज प्रारंभ हुआ यहीं से। वर्णनात्मक भूगोल में इनके अलावा और भी विद्वान हैं जो इसके समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, प्राचीन और मध्ययुगीन काल में, तो मध्ययुगीन काल में क्या हुआ? भूगोल मुख्य रूप से डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ा, जो कि खोज, एक्सप्लोरेशन पर सेंटर था। खोज को हम देखें, टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। तो उस क्लास में
पुनर्जागरण काल या खोज काल के नाम से हम जानते हैं। उसी पुनर्जागरण या खोज काल में आपको ध्यान हो कि कोलंबस के द्वारा पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा है, इनके द्वारा जो नेविगेशंस खोजे गए हैं, जो रास्ते खोजे गए हैं, इन्हीं के कारण से लेकर के एक अप्रोच उत्पन्न हुई है व्यापार को लेकर के, दूसरे राज्यों पर जियोपॉलिटिक्स को लेकर के। तो इस प्रकार से खोज के कारण से आगे ये अप्रोच बढ़ी है। आगे देखिए इरेटास्थनीज यूनानी है, टॉलमी जैसे प्रारंभिक भूगोलवेताओं ने, ये यूनानी ज्योग्राफर हैं और यूनानी ज्योग्राफर्स के द्वारा प्रारंभ में ड्वालिज्म पर काम नहीं किया गया है, उनका सीधा सीधा एक ट्रेडिशनल ज्योग्राफी को विकसित किया गया, एस्ट्रोनॉमी को लेकर के इनका कार्य प्रारंभ हुआ। वहीं से इन्होंने ज्योग्राफी को प्लेनेट के रूप में देखा और इरेटास्थनीज ने जैसे इरेटास्थनीज ने पृथ्वी के बारे में अ, हमें पृथ्वी के बारे में हमें बताया और भूगोल वर्ड का यूज किया। ठीक है, आगे देखिए यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा ज्ञात दुनिया का मैप बनाया गया जो कि टॉलमी के द्वारा मानचित्र बनाए गए। तो कार्टोग्राफी की शुरुआत है वो यहां से हो चुकी थी। दुनिया का मानचित्रण करना भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करना था। तो यूनानी ज्योग्राफर्स का मेन उद्देश्य रहा कि हम एस्ट्रोनॉमिकल अप्रोच को लेकर के चले और अर्थ का सबसे पहले प्लेनेट के रूप में उन्होंने अध्ययन किया, फिर अर्थ का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का स्टडी किया। इसी के बाद में जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आ गए हैं हिप्पार्क्स के द्वारा, इरेटास्थनीज के द्वारा या हेरोडोटस के द्वारा, आगे फिर टॉलमी के द्वारा मानचित्र बनाए गए। ठीक है, ज्ञात दुनिया के इस ड्यूरेशन में यूनिफाइड अप्रोच थी। भूगोल को एकात्मक रूप से पढ़ा जाता था जिसमें ड्वालिज्म या डाइकोटोमी बहुत ही कम थी। ठीक है, ड्वालिज्म और डाइकोटोमी का मीन वहां पर नहीं था क्योंकि उनका ध्यान भौतिक विशेषताओं पे था, फिजिकल फैक्टर्स पे था, वही लोकेशन पे था और लोगों को वर्गीकृत करने पर था। एरिया के अकॉर्डिंग लोगों को डिसाइड करने पे था कि लोगों का आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं पॉपुलेशन का, वही एरिया के हिसाब से था। उनका फिजिकल फैक्टर है वो उनके लिए मेन महत्व रखता था। क्लियर है? तो ये यूनानी, ये जो अप्रोच हमने पढ़ी ये यूनानी ज्योग्राफर्स की थी। आगे देखिए हालांकि एक्सप्लोरेशन पीरियड में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन 15 टू 16th सेंचुरी, इसे हम 14 टू 17th सेंचुरी भी मान सकते हैं। इसके साथ ही फिजिकल फैक्टर्स में फिजिकल के साथ साथ एक्सप्लोरेशन में डाइवर्सिटी आने लगी। वो कैसे आई? जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमबोल्ट का, तो वो क्षेत्रीय परीक्षण करते थे। ठीक है, किसी भी स्थान पर जाकर के सर्वेक्षण के माध्यम से या खोज के माध्यम से भूगोल में द्वैतवाद का जन्म हुआ। ठीक है, द्वैतवाद की नींव पड़ी, नए क्षेत्रों के नेविगेशन। ठीक है, वही मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया उसी समय खोज काल के दौरान अन्य जैसे भी महाद्वीप हैं जिनके बारे में पहले से नहीं पता था, उन्हीं महाद्वीपों के बारे में खोज की गई। साथ में ही रास्ते, समुद्री मार्ग, ठीक है, स्थलीय मार्ग, व्यापारिक मार्ग बनाए गए और इन्हीं नेविगेशन के माध्यम से दूसरे स्थानों पर पहुंच विकसित हुई। कार्टोग्राफी, मानचित्र की व्यवहारिक आवश्यकताओं ने कार्टोग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को जन्म दिया। जबकि ये वाला देखिए नृवंश विज्ञान, एंथोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजोग्राफी जो कि नृवंश या जातीय प्रजातीय भूगोल की स्थापना हुई, वही नई संस्कृति और विवरण ने मानव भूगोल के विकास में योगदान किया। तो इस चीज को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से समझें। तो जैसे ही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया, नए रास्तों की खोज हुई, वहीं से नई दुनिया की भी खोज हुई। जैसे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई,
भारत के बारे में यहाँ खोजा गया। तो वहीं पर रास्ते बिल्डअप हुए, उन्हीं रास्तों के थ्रू नई प्रजातियां हैं वो किसी दूसरे महाद्वीप में जाकर के रहने लगी, व्यापार के हेतु या किसी सांस्कृतिक या युद्ध या इस कोई अन्य फैक्टर है उनके माध्यम से, उनके कारण से दूसरे देशों में जाकर के पॉपुलेशन है वो निवास करने लगी। उसी के कारण से प्रजातीय भिन्नता आई। वहीं के स्थानीय लोगों की अपेक्षा जो कल्चरल फैक्टर है वो भी फैक्ट होता है, क्योंकि किसी दूसरे महाद्वीप से आए हुए लोगों का कल्चरल सिस्टम है वो अलग होता है, और वहां पर हाल ही में रह रही प्राचीन जो प्रजाति है, जनजाति है, उनका एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, कल्चरल और सांस्कृतिक विविधता उत्पन्न हुई। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह से हमें विषय मिल गए थे जिनके ऊपर हम वर्क कर सकते थे, तो इसी से डाइकोटोमी और डुअलिज्म है वो और आगे बढ़ता गया। डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? तो भूगोल में द्वित्ववाद और डुअलिज्म, डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी विषय की विकासशील प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, दोनों ही विकसित होना। डुअलिज्म ज्योग्राफी में देखो परंपरागत अप्रोच से स्टडी किया जा रहा है, तो वही डुअलिज्म आती है, इट मींस ज्योग्राफी में डेवलपमेंट हुआ है। वही फिर डाइकोटोमी आती है तो फिर और लगता है कि जो सेपरेट सब्जेक्ट थे उनमें भी काम हुआ है, तभी आपस में उनमें डिबेट प्रारंभ हुई है। आगे देखिए, ऐतिहासिक रूप से भूगोल में विभिन्न विभाजन और द्वंद्व जो डाउट्स आए हैं उनको अनुभव किया है, जिसने इस विषय को आकार दिया है और विभिन्न तर्कों एवं विचारों को भी जन्म दिया है। ठीक है, डाइकोटोमी और डुअलिज्म अपने आप में ही ज्योग्राफी में डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। स्टार्टिंग टाइम में ज्योग्राफर है वारेनियस ने भूगोल को सामान्य नंबर 1, ठीक है, एंड विशेष दो पार्ट में ज्योग्राफी को डिवाइड किया। तो फिजिकल जो फैक्टर है सामान्य भूगोल के रूप में उन्होंने लिया, जिसमें पहाड़ों का स्टडी, मैदानों का स्टडी, रिवर्स का स्टडी, प्लेटू का स्टडी, फिजिकल फैक्टर जो भी वेजिटेशन है उन सभी को स्टडी किया गया, किसमें? सामान्य भूगोल में। ठीक है, विशेष भूगोल में इन्हीं फिजिकल फैक्टर, इन्हीं फिजिकल फीचर्स का कोई एक पर्टिकुलर स्थान के आधार पर स्टडी किया, जैसे पर्टिकुलर हिमालय को स्टडी किया तो उसको विशिष्ट भूगोल की संज्ञा दी। आगे देखिए, गंगा नदी, अगर आप कंप्लीट रिवर सिस्टम को समझ रहे हैं तो वो सामान्य भूगोल में जाएगा, लेकिन अगर उसमें से कोई एक विशेष रिवर सिस्टम को आप समझना चाह रहे हैं, लाइक गंगा रिवर का, तो वो विशिष्ट भूगोल में चला जाता है। विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन में विभाजित किया, इस विभाजन को कांट ने और आगे बढ़ाया। तो कांट को आप जानते हैं जो हिस्टोरिकल अप्रोच लेकर के आगे चलते हैं, और हिस्टोरिकल अप्रोच में कांट की अवधारणा है कि भूगोल एक कॉरोलॉजी साइंस है। ठीक है, एक स्थान का सिस्टमेटिक विवरण प्रस्तुत करना, स्थान का स्टडी करना और एक सिस्टमेटिक स्टडी करना हिस्ट्री के साथ में, ये कांट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 5 शाखाओं में भूगोल को वर्गीकृत किया है। वो कौन सी 5 अवधारणाएं हैं तो वो हम देख लेते हैं। कांट डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, कांट ने ज्योग्राफी का डिवीजन किया 5 पार्ट्स में। फर्स्ट है मैथमेटिकल ज्योग्राफी, जिसमें स्पाशियल पोजिशनिंग ऑफ अर्थ, जिसमें हम स्टडी करेंगे अर्थ का, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच को लेकर के स्टडी करेंगे। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले मैथमेटिकल यूज किस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, जैसे अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब, तो ग्लोब पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मार्क करते हैं। वो सबसे पहली अप्रोच कांट ने यहाँ बताई कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सेट्रा को देखना मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहलाएगा। अगला देखिए, मॉरल ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य मॉरल ज्योग्राफी में आ गई। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी,
मानव के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का स्टडी करना, और कल्चरल सांस्कृतिक कार्यों को स्टडी करना ही क्या है, मॉरल ज्योग्राफी है। ठीक है, जिसमें आ गया है मनुष्य की भाषाओं का स्टडी करना, मनुष्य की वेशभूषा के बारे में स्टडी करना, एक समाज विशेष के द्वारा किए जाने वाले सांस्कृतिक कृत्यों के बारे में स्टडी करना, ये मॉरल ज्योग्राफी में आएगा, कांट कहते हैं। अगला देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी फोकस ऑन स्टेट्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले राज्य को पढ़ेंगे। राज्य क्या है, राज्य की सीमाएं क्या है, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, एंड ऑल ये पॉलिटिकल फैक्टर्स में पढ़ेंगे। बाउंड्री एंड पॉलिटिकल डिवीजन, तो राजनीतिक भागों में जैसे एक विश्व को राजनीतिक क्षेत्रों में डिवाइड करना, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अगला देखिए फिजिकल ज्योग्राफी। तो कांट के द्वारा फिजिकल ज्योग्राफी नेचुरल वर्ल्ड होता है। तो नेचुरल वर्ल्ड में हम प्लेटू, माउंटेन, रिवर्स, वेजिटेशन, रेन एंड ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इन सभी को स्टडी करेंगे, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी है कांट के अकॉर्डिंग। कमर्शियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड, व्यापारिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इंडस्ट्रियल, सभी इसमें आ गए हैं। रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने हेतु करता है। क्लियर है, तो ये था कांट के द्वारा डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी। तो 5 भागों में कांट बताते हैं कि कांट के द्वारा ज्योग्राफी 5 प्रकार की है। अब देखिए अगला फेज आ गया है डुअलिज्म में। डुअलिज्म में पहला फेज वारेनियस के द्वारा, जिसमें आगे जाकर के अवधारणा को कांट ने आगे बढ़ाया। अब आ जाते हैं हम्बोल्ट और रीटर। हम्बोल्ट जो सिस्टमेटिक तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, जबकि रीटर है वो रीजनल ज्योग्राफी पर बल देते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय वर्णन पर बल देते हैं, किसी एक प्रदेश विशेष के रेफरेंस में स्टडी करना अधिक प्रेफर करते हैं। तो भूगोल में हम्बोल्ट और रीटर एक अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट को ही ये डिवाइड करते हैं, जिसमें रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच को इन्होंने बिल्डअप किया है। इनका हम्बोल्ट का सिस्टमेटिक अप्रोच है एंड रीटर का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, रीजनल अप्रोचेस है। इसने एक अलगाव पैदा किया है, क्योंकि दोनों की ही थिंकिंग है वो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिहाज से अलग अलग है। तो द्वंद्व या डाइकोटोमी इन ज्योग्राफी इसी ही कहा जाता है। तो ये डाइकोटोमी ही आ गई है आगे, क्योंकि दो सेपरेट सब्जेक्ट हैं, उनके बीच में द्वंद्व है, विषय में एक और विभाजन। हम्बोल्ट रीटर के बाद में हम्बोल्ट है वो क्षेत्र में जाकर के सर्वेक्षण करना, जैसे पनामा मार्ग की उनके द्वारा खोज की गई, अंटार्कटिका पर जाकर उन्होंने क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी अंटार्कटिका पर जाकर के भी उन्होंने अपना सर्वेक्षण कार्य किया, खोज कार्य संपन्न किया। तो हम्बोल्ट है वो सिस्टमेटिक अप्रोच पर बल देते हैं, और रीटर है वो क्षेत्रीय वर्णन पर बल देते हैं, किसी क्षेत्र का एक प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु बल देते हैं। तो ठीक है, ये रीटर और हम्बोल्ट का डुअलिज्म या डाइकोटोमी है। इनके बाद हम्बोल्ट रीटर के बाद में विभाजन आ जाता है रेट जेल का। तो रेट जेल ने प्रजाति विज्ञान पर स्टडी किया है, जातीय भूगोल पर भी काम किया है, क्योंकि रेट जेल ने डार्विन को स्टडी किया है, और डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज देते हैं, प्रजातियों का उद्भव एवं विकास के बारे में बताते। वही रेट जेल डार्विन के विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने जातीय ह्यूमन रेसेस के बारे में उन्होंने जानने की प्रयास किया है। वहीं पर इस विचार से असहमत थे कि फिजिकल भूगोल, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी सामान्य भूगोल है। वो ये नहीं कहते हैं कि फिजिकल भूगोल सामान्य भूगोल नहीं है,
ठीक है। इसके बजाय उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक नई शाखा के रूप में पेश किया, क्योंकि रेटजेल ने ह्यूमन को स्टडी किया, ह्यूमन रेसेस के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर के वो पैदा हुए, ठीक है, जिसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक नई ब्रांच के रूप में आया। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी फिर वहीं से एक द्वंद्व और पैदा हो गया, ठीक है, क्योंकि रेटजेल जैसे ही आए तो वो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेकर के आए, ठीक है। तो अपने आप फिजिकल अप्रोच और ह्यूमन अप्रोच फिर एक और विभाजन आ गया। आगे देखिए, भूगोल में फ्रांसीसी भूगोल ने फिर एक और नया चेंज दिया, जिसमें विभाजन सामने आया। क्या विभाजन सामने आया? फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में लूशियन फेब्रे, ठीक है, और विडाल डी लाप्लास। तो विडाल डी लाप्लास का नाम आपने सुना है, जिन्होंने संभववाद को जन्म दिया था। संभववाद क्या कहता है कि ह्यूमन की फिजिकल फैक्टर्स के साथ में एक इंटर रिलेशन की बात अगर हम देखें, तो अगर निर्भरता की बात देखें, डिपेंडेंसी की बात देखें, तो प्रकृति है वो हमें संभावनाएं देती है, ठीक है। उन्हीं संभावनाओं को ह्यूमन है वो यूज करता है अपने विवेक के साथ में, प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन का अपने विवेक के साथ में यूज करता है, ये ब्लास कहते हैं। और यहीं से संभववाद जन्म लेता है, तो यहीं से संभववाद जन्म लेता है, ठीक है। तो पर्यावरण और संभावनावाद के बीच में एक ड्वालिज्म पैदा हुआ। इसमें कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि एक कट्टर समर्थक थी, कहाँ की? अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की थी, लेकिन इन्होंने निश्चयवाद को फेवर किया है। तो सैंपल ने अमेरिकन भूगोलवेता है, लेकिन इनका पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित था, जबकि फ्रांसीसी जितने भी ज्योग्राफर हैं उनका संभववाद के ऊपर समर्थन रहा। इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप भूगोल में तीन मुख्य द्वित्व पैदा हुए, ठीक है, या द्वंद्व पैदा हुए। व्यवस्थित बनाम क्षेत्रीय भूगोल, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, एंड फिजिकल एंड ह्यूमन, एंड एनवायरमेंट एंड पॉसिबलिज्म। तो अभी तक हमने जितना डुअलिज्म पढ़ा है उसमें तीन फेज निकल करके हमारे सामने आया है, जिसमें पहले वाले में ये वाला भौतिक बनाम ह्यूमन। अगला देखिए, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, एंड थर्ड वाला एनवायरमेंटल वर्सेस पॉसिबलिज्म। क्लियर है? ये तीनों फेज आपको समझ में आ गए हैं कि जैसे ही सबसे पहले वारेनियस के द्वारा, फिर कांट ने उसी अवधारणा को आगे बढ़ाया, फिर हम्बोल्ट रीटर के द्वारा विभाजन किया गया, उनके बाद रेटजेल आए, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर के आए। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बाद में कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि फिजिकल फैक्टर के साथ में ही या इन्वायरमेंट के साथ में ह्यूमन के रिलेशन को लेकर के प्रकृति को ही शक्तिशाली मानते हुए अपने अप्रोच लेकर के दृढ़ निश्चय के साथ में, निश्चयवाद के साथ में ही समर्थन में बनी रही। वहीं पर आगे जाकर के फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी उत्पन्न हुआ, ठीक है। और फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के जो थिंकर हैं वो कहते हैं कि प्रकृति संभावनाएं देती है और ह्यूमन उसमें अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल करता है। तो वहीं पर ह्यूमन है वो सुपीरियर है, ह्यूमन सुपीरियरिटी की जो संभावना है उसी को संभावनावाद कहते हैं। तो तीन द्वित्ववाद हमने देखे हैं, तीन प्रकार के विभाजन हमने यहाँ पर देखे हैं, जो तीन अवधारणाओं को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। आगे चलिए, बहुत सारे ज्योग्राफर हैं जो इस विभाजन में एकात्मक दृष्टिकोण को यूनिफाइडी, ठीक है, यूनिटेरी, कई भूगोलवेता हैं जो इस विभाजन के जवाब में यूनिटेरी अप्रोच का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, इस डुअलिज्म का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें द्वैतवाद की अवधारणा को बढ़ावा मिलता है। कई भूगोलवेता किसी एक विषय को महत्व देते हैं, जिसमें विभाजन का विरोध करते हुए चर्चा और बहस को
प्रोत्साहित करता है, जिससे बहुत सारे डिबेट उत्पन्न हुए हैं, जिसमें OH के स्पीड, डडले स्टार्म, ग्रिफिथ टेलर जैसे भूगोलवेताओं ने एकीकृत भूगोल का अधिक समर्थन किया है। तो ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है उसमें हम विभाजन को देखें तो विभाजन का क्रम है, लेकिन विषय का विभाजन बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो वहीं पर OH के स्पीड जो प्रसंभवतावाद को जन्म देते हैं, ग्रिफिथ टेलर जो निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद और संभावनावाद दोनों को ही मिलाकर के अपनी एक अप्रोच देते हैं। नव निश्चयवाद उनसे भी लेटेस्ट जो ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशन से रिलेटेड एक थॉट है वो प्रसंभवतावाद है, ठीक है, प्रोबेबलिज्म है, ठीक है। ह्यूमन कहता है कि ह्यूमन पॉसिबलिज्म कहता है कि ह्यूमन सुपीरियर है, बट जो डिटर्मिनिज्म है वो कहते हैं कि नेचर स्ट्रांग है। तो वहीं पर टेलर कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही विषय इन्वायरमेंटलिज्म एंड हम कहें पॉसिबलिज्म, दोनों ही चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। तो वहीं पर ये सेपरेशन को कम महत्व देते हैं, क्लियर है। वहीं पर OH के स्पीड आते हैं जो कहते हैं कि प्रकृति संभावनाएं देती है, लेकिन प्रकृति संभावनाएं देने के साथ साथ में ही ये कहती है कि जो संभावनाएं संभाव्य हैं, जो पॉसिबल हो सकती हैं, उन्हीं को यूज किया जाना चाहिए ह्यूमन के द्वारा। तो इस तरह से ह्यूमन का और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप है। वहीं आगे चल करके अमेरिकन ज्योग्राफी में प्रत्यक्षवाद को आलोचनात्मक क्रांति, पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिकल अप्रोच के उदय ने अधिक सैद्धांतिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण में, जिसमें थ्योरेटिकल और रियलिस्टिक अप्रोच को बढ़ाया। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट जब विकसित हुआ तो वहां के जो अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर हैं उन्होंने क्रिटिकल ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद को और आलोचनात्मक भूगोल को उत्पन्न किया है। भूगोल में सैद्धांतिक और वैज्ञानिक नियमों में गणितीय मॉडल के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है, ठीक है। जैसे प्रत्यक्षवाद, आलोचनात्मकवाद और थ्योरेटिकल सिद्धांत आए, उसके बाद मॉडल का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के बाद में मॉडल्स बनाए गए और उसके बाद मात्रात्मक क्रांति प्रारंभ हुई। तो यथार्थवाद, रियलिस्टिक अप्रोच 1970 के दशक में आलोचनात्मक क्रांति, क्रिटिकल रिवॉल्यूशन द्वारा और मजबूत किया गया। तो इनके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। केवल हम डुअलिज्म को देख रहे हैं, तो डुअलिज्म किस किस फेज में आया है। अगर किसी अप्रोच के बारे में, जैसे यथार्थवादी अप्रोच है, प्रत्यक्षवाद है, यथार्थवाद है, या रियलिस्टिक या क्रिटिकल अप्रोचेज हैं, इन सभी के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी वर्तमान भूगोल में मानवीय पहलू पर अधिक जोर देता है। तो समाज की सेवा करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य के लिए जैसे ही कल्याणकारी या वेलफेयर अप्रोच उत्पन्न हुई, तो वेलफेयर अप्रोच के उत्पन्न होने का सीधा सा संबंध है जैसे ही मनुष्य ने अपना विकास प्रारंभ किया, ठीक है। वहीं से अर्ली ह्यूमन स्टेज से ह्यूमन ने अपनी अप्रोचेस को लेकर के जैसे ही अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया, अपनी ग्रोथ स्टार्ट की, वहीं से जैसे अर्बन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो बढ़ती चली गई है, तो एनवायरनमेंट है वो उससे इफेक्ट हुआ है। वहीं पर मानव सेंटर्ड की मनुष्य के विकास को लेकर के, या यहां से हम देखें कि जहां से क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन फेज आया है, उसके बाद पूंजीपति समाज की स्थापना हुई। तो जो अमीर देश हैं वो अधिक अमीर होते चले गए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है। तो इसी से देख करके ग्लोबल लेवल के जो ह्यूमन है उनके लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले कि एक व्यक्ति है जो कार में है, ठीक है। अब कार के अंदर बैठे व्यक्ति को जब उसने एसी चलाया है तो उसे ना गर्मी का अनुभव हो रहा है,
ठीक है ना, बारिश का अनुभव हो रहा है, तो वहीं पर साथ में चल रहे हैं, ठीक है, जो पैदल यात्री हैं या जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, ऐसे राष्ट्र जो कि वीक हैं, तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जैसे कार्बन एमिशन होता है, तो कार्बन उत्सर्जन के नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी गरीब देश भी झेलते हैं। तो इसी के चलते ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, रिजल्ट में क्या आया, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी कुछ हद तक कमजोर हो गया है, जबकि मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी में नए पर्सपेक्टिव उभरे हैं। ठीक है, तो नई अप्रोचेज का प्रारंभ हुआ। डुअलिज्म के जो फेजेज आए हैं और उनके द्वारा जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिजिकल अप्रोचेज उत्पन्न हुई हैं, ज्योग्राफी में जो सब्जेक्ट में पार्टीशन हुआ है वो कौन कौन सा निकल करके सामने आया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी बाय डुअलिज्म या डाइकोटोमी। तो दो प्रकार से विभाजन हुआ, पहला है बेस्ड ऑन कंटेंट, तो विषय के बारे में, विषय के वर्णन के पर्सपेक्टिव से जो सब्जेक्ट उत्पन्न हुए हैं, उसमें सबसे पहले देखिए फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, भौतिक बनाम मानवीय भूगोल की उत्पत्ति हुई है। दूसरी विभाजन में देखें तो हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्परेरी, ऐतिहासिक बनाम समकालिक भूगोल। अगला देखिए जो कि बेस्ड ऑन अप्रोचेज है, दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के माध्यम से उत्पन्न हुए विषयों के बारे में बात करें तो रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक, प्रादेशिक बनाम सिस्टमैटिक, व्यवस्थित बनाम प्रादेशिक। ठीक है, व्यवस्थित है इसका मतलब व्यवस्थित है, व्यवस्थित बनाम प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, वहीं पर बेस्ड ऑन अप्रोच, अप्रोच के कारण से ही औपचारिक बनाम कार्यात्मक वर्णन है, जो कि ज्योग्राफी को दो भागों में डिवाइड करता है। अगला देखिए डिटरमिनिज्म, निश्चयवाद, निश्चयवादी भूगोल या संभववाद, निश्चयवाद बनाम संभववाद, डिटरमिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म। नेक्स्ट जो अप्रोचेज बेस्ड ज्योग्राफी का पार्टीशन है वो इडियोग्राफिक वर्सेस नोमेथेटिक अप्रोच है। तो इडियोग्राफिक मीन विशिष्ट वर्णनीय है, और नोमेथेटिक अप्रोच का मीन आप समझ सकते हैं नाम मात्र का या किसी एक ज्योग्राफी को समझाने का एक सामान्य सा तरीका है। तो जब पेपर में आता है तो इडियोग्राफिक का या नोमेथेटिक अप्रोचेज का मीन हिंदी में भी इनका नाम यही आता है, इडियोग्राफिक और नोमेथेटिक। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, तो इसमें आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच सामान्य से विशिष्ट की ओर और निगमनात्मक विशेष से सामान्य की ओर स्टडी को कहा जाता है। इसको मैं वापस से बताऊंगी आपको। मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म,
आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद बनाम उत्तर आधुनिकतावाद। तो हिंदी में सभी के नाम समझ में आ गए हैं। फिजिकल भौतिक हो गया और मानवीय हो गया। समकालिक वर्सेस ऐतिहासिक। तो बेस्ड ऑन कंटेंट, किस प्रकार का कंटेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे ह्यूमनिस्टिक है और फिजिकल है तो इसमें कंटेंट ही बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। ऐतिहासिक है तो उसमें पहले का वर्णन है, कंटेम्परेरी है तो उसमें आज का वर्णन है, आज के पर्सपेक्टिव से उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में यहाँ स्टडी है। तो ये दो जो विभाजन है वो बेस्ड ऑन कंटेंट है। बेस्ड ऑन कंटेंट में सबसे पहले देखें फिजिकल वर्सेस ह्यूमन। तो फिजिकल जो विभाजन में महत्व दिया वो वारेनियस ने भी दिया, ठीक है। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में महत्व देने वाले रेडजेल हैं, रिटर भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर के ही आगे बढ़े हैं, जबकि हम्बोल्ट हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी को महत्व देते हैं। क्लियर है, इस प्रकार का विभाजन है वो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में जाता है। अगला देखिए हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्परेरी। तो हिस्टोरिकल अप्रोचेज को लेकर के स्टडी करने वाले में सबसे पहले कांट आते हैं, ठीक है। कांट कहते हैं कि भूगोल है उसको स्टडी करना हमने स्थान के रेफरेंस में करना चाहिए, इतिहास को भूगोल की दृष्टि से और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। वहीं पर हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है तो उसमें एक घटनाओं के क्रम को पढ़ते हुए ज्योग्राफी को स्टडी किया जाता है, ठीक है। वहीं पर लॉजिकल और फिजिकल अप्रोचेस को लेकर के कांट ने स्टडी किया है। कांट का स्टडी है वो नैरेटिव रहा है, ठीक है, वर्णनीय रहा है। कंटेम्परेरी समकालिक भूगोल को स्टडी किया जाता है इसमें। तो यहां तक पार्टीशन आप कर चुके हैं कवर। नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ देखो बेस्ड ऑन अप्रोचेस। तो दृष्टिकोण के आधार पर कंसेप्ट से रिलेटेड अप्रोचेस, परिप्रेक्ष्य के रिलेटेड जो हमारे विभाजन है भूगोल में, वहां देखिए रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक, ठीक है, प्रादेशिक बनाम व्यवस्थित। तो सीधा सा हम पहले पढ़ चुके हैं, बार बार बताने का फायदा नहीं है क्योंकि समय ज्यादा खराब हो जाता है। तो यहाँ देखिए व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से स्टडी किए जाने को व्यवस्थित में सिस्टमेटिक स्टडी करने पर बल देते हैं हम्बोल्ट। वहीं पर प्रादेशिक अप्रोच को बढ़ाते हैं रीटर। लिखते जाना साथ में। रीटर प्रादेशिक अप्रोच को बल देते हैं, जबकि व्यवस्थित भूगोल में कौन देते हैं, हम्बोल्ट देते हैं। फॉर्मल और कार्यात्मक, जिसमें फॉर्मल रीजन कार्यात्मक रीजन, एक विशिष्ट किसी कार्य के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं वो कार्यात्मक होता है, जैसे अर्बन स्टडी को किया जाता है। फॉर्मल रीजन जिसमें कंप्लीटली आप उस स्थान की स्टडी कर रहे हैं। अगला देखिए डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म। निश्चयवाद संभववाद हम पढ़ चुके हैं। निश्चयवाद रेडजेल के द्वारा और संभववाद फेब्रे और विडाल्डी लाप्लास के द्वारा या फ्रांसिस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा दी गई अप्रोच है। आगे चलिए इडियोग्राफिक वर्सेस नोमेथिक। इसको देखिए इडियोग्राफिक क्या होती है, विशिष्ट वर्णनीय विज्ञान होता है। इडियोग्राफिक अप्रोच से जब हम किसी भूगोल विषय को स्टडी करते हैं या भूगोल के ही किसी विषय की स्टडी हम करते हैं तो वहां पर विशिष्ट विशिष्ट टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, उस विषय का एक विशिष्ट वर्णन करते हैं प्रस्तुत किसी एक ही चीज का। क्लियर है। नोमेथेटिक अप्रोच को लेकर के एक नाम मात्र है जिसमें भूगोल का एक सामान्यकृत स्टडी किया जाता है। भूगोल में सभी पहलुओं को एक साथ समझाने का प्रयास किया जाता है। निगमनात्मक और आगमनात्मक, इंडक्टिव आगमनात्मक, डिडक्टिव निगमनात्मक अप्रोच है। आगमनात्मक अप्रोचेज में सामान्य से विशेष की ओर एक जनरल लॉ होता है, तो उस जनरल लॉ के अकॉर्डिंग हम उस विषय को स्टडी करते हैं।
ठीक है, और विशिष्ट विषय की ओर जाते हैं या किसी एक विशेष विषय को स्टडी करते हैं। अगला देखिए निगमनात्मक अप्रोच, जिसमें एक पहले प्रदेश का अध्ययन होता है और बाद में नियम की स्थापना होती है निगमनात्मक अप्रोच को लेकर के। अगला जो अप्रोच है मॉडर्नलिज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्नलिज्म, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। इन्हीं जो थॉट्स के बारे में हम आगे भी क्लासेस करेंगे, तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं विस्तारित रूप में। ये रह गया द अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी has defined 6 type of dualism in the field: जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशियल ज्योग्राफी, सामान्य और विशेष भूगोल, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और थ्योरेटिकल अप्लाइड अप्लाइड ज्योग्राफी, इडियोग्राफिक वर्सेस नोमेथेटिक अप्रोच। ठीक है, द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा ये विभाजन किया गया है। और लास्टली ड्वालिज्म एंड डाइकोटोमी इन ज्योग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद और द्वंद्ववाद को आप समझे तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट हमारे पास सामने निकल करके आए हैं, जो विषय के विभाजन को ही दर्शाते हैं। तो ड्वालिज्म को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ड्वालिज्म विषय में विभाजन है, उसको पढ़ने का तरीका अलग है, उसमें लगी हुई अप्रोचेज अलग अलग है। तो देखिए ड्वालिज्म एंड डाइकोटोमी इन ज्योग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद और द्वंद्ववाद को समझे तो सबसे पहला सामान्य भूगोल बनाम क्षेत्रीय भूगोल, जिसमें जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी ने जन्म लिया है। अगला देखिए फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। तो आगे द्वैतवाद और द्वंद्ववाद के द्वारा उत्पन्न हुए ये विषय है, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन फैक्टर को स्टडी किया जाता है। नियतिवाद रिटर के द्वारा, एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा, संभावनावाद जो लुशियन फेब्रे के द्वारा और विडाले लाप्लास या फ्रांसिस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा। आगे जाकर के ड्वालिज्म हम ज्योग्राफी में देखें तो मात्रात्मक बनाम व्यवहारिक भूगोल। देखिए अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट आने के बाद में, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पीरियड आने के बाद में, जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ने जन्म लिया तो वहां बहुत सारे मॉडल्स का यूज किया गया। ठीक है, और लैंड यूज को हम देखते हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल को महत्व देते हैं, ट्रांसपोर्ट को महत्व देते हैं। तो वहीं पर एक और अप्रोच जन्म लेती है, वेलफेयर अप्रोच या व्यवहारिक भूगोल। ठीक है, ई फू त्वान के द्वारा व्यवहारिक भूगोल को कॉइन किया गया। ठीक है, ई फू त्वान। अगला देखिए इडियोग्राफिक वर्सेस नोमेथेटिक, जिसको मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ आपको। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, तो आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक दृष्टिकोण, वो भी पीछे बता चुकी हूँ कि सामान्य एक में नियम, सामान्य नियम होते हैं और वहीं से जाकर के फिर आप एक विशिष्ट स्टडी करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, वो आगमनात्मक होता है। जबकि एक विषय को पहले स्टडी किया जाता है, फिर उसको सिस्टमेटिक स्थापित किया जाता है, फिर जनरल लॉ बनाए जाते हैं, वो निगमनात्मक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं। मॉडर्निज्म में, आधुनिकतावाद में और उत्तर आधुनिकतावाद में भूगोल का अप्रोचेज के आधार पर जन्म होता है। तो इस प्रकार से हमने डाइकोटोमी और ड्वालिज्म को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले का विभाजन वही बर्नाहार्ड वारेनियस के द्वारा 17th सेंचुरी में किया गया। आगे जाकर के कांट ने उनके अप्रोच को आगे बढ़ाया, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में ही 2 ब्रांचेज में सेपरेशन है वो करते हैं। कौन? बर्नहार्ड वारेनियस। कांट भी इसी अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ते हैं। रीटर, हम्बोल्ट और रीटर के विवाद के बाद, हम्बोल्ट और रीटर के पर्सपेक्टिव से देखें हम तो रीटर के द्वारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि हम्बोल्ट है वो फिजिकल
फिजिकल फैक्टर्स को ज्यादा महत्व देते हैं, भौतिक सर्वेक्षण को अधिक महत्व देते हैं। इसी से आगे बढ़ कर के ये सारी अप्रोचेज के माध्यम से निकली हुई ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ फिलहाल ये है आज की क्लास का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.